अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आ रहा है वो कौन सा है, 2 पॉइंट चार्जेस Q1 इज इक्वल टू -1 कूलम, -1 माइक्रो कूलम एंड Q2 4 माइक्रो कूलम आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ठीक है, एक Q1 चार्ज है जिसपे हमारे पास -1 माइक्रो कूलम उसका मैग्नीट्यूड है, Q2 हमारे पास 4 माइक्रो कूलम का है। ठीक है, और उन दोनों में जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 3 मीटर है। ठीक है, और जो उसने पूछा है कि फाइंड एंड जस्टिफाई द जीरो फील्ड लोकेशन। ठीक है, कि हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पर बनेगी। जीरो फील्ड लोकेशन ऐसी जगह कि जहाँ पर इन दोनों चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। ठीक है, तो वो हम देखते हैं कि कहाँ पर बनेगी। तो फर्स्ट करें हमारे पास ये चार्ज है एक Q1 जिस पे नेगेटिव चार्ज है, और ये चार्ज है Q2 जो कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज हमारे पास क्या है, बड़ा है, 4 माइक्रो कूलम का है, और ये हमारे पास कितने माइक्रो कूलम का, -1 माइक्रो कूलम का है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखना है कि कहाँ पर फील्ड हमारे पास जीरो होगी। ठीक है, अब देखें, हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो पॉजिटिव से जनरेट होती हैं और नेगेटिव पे टर्मिनेट होती हैं। यानी कि पहली सोच जहन में ये आती है कि दरमियान में तो कहीं पर भी फील्ड ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, जो फील्ड के दरमियान में डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी। देखिए, पॉजिटिव से जो फील्ड की डायरेक्शन है वो किस तरफ है, नेगेटिव Q चार्ज की तरफ। ठीक है ना, और जो नेगेटिव से फील्ड की डायरेक्शन है वो भी हमारे पास किधर है, इनवर्ड, क्योंकि नेगेटिव चार्ज मतलब नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आती है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज की वजह से Q फील्ड है वो भी किधर है, इधर ही है। ठीक है, नेगेटिव की वजह से सबस से बनाएंगे और जो पॉजिटिव की वजह से है वो ब्लू से बनाएंगे। ठीक है, इसका फ़र्क याद रखना है। तो अब हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर कहीं पर फील्ड ज़ीरो होगी। ठीक है, यहाँ पर देखने लगे हैं कि इस साइड पर फील्ड ज़ीरो होगी। तो गौर से देखें कि अगर मैं इस साइड की बात करूँ तो यहाँ पर जो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में है, इस चार्ज की वजह से वो हमारे पास इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्यों, पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किधर मूव करती हैं, अवे मूव करती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, नेगेटिव चार्ज की क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अंदर की तरफ जाती है। ठीक है, तो जो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किधर है, इधर है, मतलब दोनों क्या है, अपोजिट है। तो जो हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन है कि मतलब जहां पर फील्ड ही नहीं है तो वो यहां पर हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं क्या वहां पर हो सकती है कि नहीं हो सकती। ठीक है, अब यहां पर देखें कि जो पॉजिटिव चार्ज है उसमें फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ, आउटवर्ड। ठीक है, और जो हमारे पास नेगेटिव Q चार्ज की वजह से जो यहां पर फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन किस तरफ है, इनवर्ड। ठीक है, वहां भी अपोजिट है, यानी कि यहाँ तो या तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होंगी या तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होंगी। ठीक है, तो याद रखें कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगी ना, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि बहुत दूर कहीं जाकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो यहाँ पर होगी। ठीक है, जीरो लोकेशन हमें बहुत दूर जाकर मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, छोटा सा चार्ज है, -1 माइक्रो कूलम का, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जीरो होगी इस रीजन में वो करीब तरीन कहीं पर हो जाएगी। ठीक है, तो हमने वो फाइंड करना है। तो जब भी आपके पास कोई बड़ा चार्ज हो और छोटा चार्ज हो और आपसे पूछा जाए कि जीरो फील्ड लोकेशन कहाँ पर होगी, तो याद रखें कि जीरो फील्ड लोकेशन छोटे चार्ज के करीब तरीन ही कहीं पर होगी। ठीक है, दरमियान में कहीं नहीं हो सकती जीरो फील्ड लोकेशन का, जब दो अपोजिट चार्जेस हों। ठीक है, तो वही हमसे कहा गया है कि बताएं कि जीरो फील्ड लोकेशन कितने डिस्टेंस पर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कि फर्ज करें यहाँ पर जीरो फील्ड लोकेशन आ रही है। ठीक है, कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं है, तो ये जो डिस्टेंस x है ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है कि Q1 से कितने डिस्टेंस के बाद हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन आएगी। ठीक है, इसको एक और तरीके से भी आपको समझाते हैं कि फ़र्ज करें हमारे पास, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, बहुत दफ़ा ये आ चुका है तो इसको लाजमी सही तरीके से करना है। ठीक है, एक और तरीके से छोटा सा इसका तरीका समझाते हैं। Q1
और Q2, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि ये चार्ज हमारे पास क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, ये वाला चार्ज, इसको हम E2 इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को नाम दे दें, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को E1 का नाम दे लें, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, ठीक है। तो फर्स्ट करें यहाँ पर जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो कितनी होगी, 10, यहाँ पर आते आते 9, 8, 7, क्योंकि यहाँ से ऐसे बाहर भी तो जा रही है ना, फिर ऐसे नेगेटिव के अंदर आएंगी, 6, 5, 4, 3, 2। तो यहाँ पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ कितनी है, 2 है, जो कि किस डायरेक्शन में हमारे पास, इस डायरेक्शन में, ठीक है। फिर नेगेटिव क्यू चार्ज के अंदर आएगी, ये नेगेटिव है और ये हमारे पास पॉजिटिव है, ठीक है। और मैंने क्या कहा था कि इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है नेगेटिव क्यू चार्ज की, ये छोटा चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, छोटी होगी। तो उसकी जो 10 से शुरू हो रही है, इसकी हो सकते 6 से शुरू हो, क्यों, छोटा चार्ज है ना, तो इसके जो पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है वो कम होगी, जब दूर जाएंगे तो और कम, दूर जाएंगे तो और कम होती जाएगी। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ है वो फर्ज करें यहाँ पर 5 है, 4 है, 3 है और यहाँ पर आके 2 हो जाएगी, ठीक है। तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो किधर है, इनवर्ड है, और जो पॉजिटिव क्यू लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है आउटवर्ड है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इनवर्ड है। तो यहाँ पर कहीं पर हमें क्या मिलेगा, जीरो फील्ड रीजन मिलेगा, जीरो फील्ड लोकेशन मिलेगी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। तो वो देखते हैं किस तरह से फाइंड करेंगे। अब जो उसके लिए पहली कंडीशन होती है वो कौन सी होती है, सबसे पहले डाटा देख लें कि Q1 इज इक्वल टू -1 माइक्रो कूलम इंटू 10⁻⁻⁶ लिख लिया, Q2 हमारे पास 4 इंटू 10⁻⁻⁻6 कूलम है और जो दोनों के दरमियान डिस्टेंस है वो 3 मीटर है, x हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए जो कंडीशन हमारे पास लाजमी है वो कौन सी है कि E1 इज इक्वल टू E2, ठीक है। यहाँ पर भी 2, Q2 की वजह से, Q1 की वजह से भी 2, तो E1 इज इक्वल टू E2 जब होगा तो तभी वहाँ पर जीरो फील्ड लोकेशन हमें मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो ये कंडीशन होना लाजमी है। तो E1 हमारे पास क्या होता है, KQ/R का स्केयर, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो हम x का स्केयर लगाएंगे, ठीक है, x का स्केयर इज इक्वल टू KQ2/D प्लस x का स्केयर, ठीक है। इसका याद रखना है, ये हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो Q2 चार्ज की वजह से है, Q2 चार्ज की वजह से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो Q1 चार्ज की वजह से है, ठीक है। अब जो Q1 से इस पॉइंट का डिस्टेंस है, जो हमने जहां पर हमने जीरो फील्ड लोकेशन फाइंड करनी है, वो क्या है, x का स्केयर है, ठीक है। इसलिए हमने यहाँ पर x का स्केयर लगाया। और जो Q2 से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस है जो हमने फाइंड करना है वो कितना है, d प्लस x। तो टोटल डिस्टेंस d प्लस x है, इस चार से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है। तो इसलिए हमने लगाया कि टोटल डिस्टेंस d प्लस x, उसका स्केयर, होल स्केयर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो अब वैल्यूज यहाँ पर पुट करनी है, पहले k से काट जाएगा, तो Q1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻⁶ है, और x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर Q2 की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁻⁶ और d प्लस x मतलब 3 प्लस x का स्केयर, ठीक है। वेयर d इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 3 है हमारे पास, ठीक है। अब 10⁻⁻⁶ से काट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/x का स्केयर इज इक्वल टू 4/3 प्लस x का होल स्केयर आ जाएगा, ठीक है। अब दोनों तरफ हमने आसानी के लिए क्या कर देना, स्केयर रूट लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/x का स्केयर ऊपर स्केयर रूट इज इक्वल टू 4/3 प्लस x का स्केयर और ऊपर स्केयर रूट, ठीक है। दोनों तरफ हमने क्या किया, स्केयर रूट ले लिया। जब दोनों तरफ स्केयर रूट लिया तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1/x बन जाएगा। 1 का स्केयर रूट हमारे पास 1 नहीं, x का स्केयर रूट से काट जाएगा तो आंसर क्या आएगा, 1/x इज इक्वल टू 4 का हमारे पास ये स्केयर रूट कितना होता है, 2 होता है, डिवाइडेड बाय ये स्केयर इससे कट जाएगा तो आंसर यहाँ पर क्या आएगा, 3 प्लस x आ जाएगा, ठीक है। 3 प्लस x को जब हम इधर उठा के लेके आएंगे तो 3 प्लस x इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 इज इक्वल टू 2x माइनस x, ये x जाके उधर माइनस हो जाएगा, और 3 इज इक्वल टू x, या हम लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू 3 हमारे पास आएगा, ठीक है। यानी ये जो डिस्टेंस है
ये हमारे पास कितना होगा 3 मीटर होगा, ठीक है। यानी कि Q1 चार्ज से 3 मीटर के डिस्टेंस पर यहाँ पर कहीं पर जीरो फील्ड लोकेशन होगी कि जहाँ पर कोई फील्ड नहीं होगी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि Q2 से कितने डिस्टेंस पर हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन होगी, तो Q2 से हमारे पास 6 मीटर डिस्टेंस पर जीरो फील्ड लोकेशन होगी। किस तरह से, 3 मीटर ये वाला और 3 मीटर ये वाला, तो 3 + 3 6, यानी Q2 से 6 मीटर दूर हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन होगी, लेकिन Q1 से 3 मीटर दूर है जीरो फील्ड लोकेशन होगी। और यही उसने पूछा था कि चार्जेस से कितने फासले पर हमारे पास जीरो फील्ड लोकेशन आएगी कि जहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। तो वो हमने देखा कि x = 3 मीटर पे आएगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 है कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड अ सस्पेंडेड पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻⁻6 किलोग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रोकूलम बिटवीन 2 प्लेट्स 10 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, जो 2 प्लेट्स के दरमियान में पड़ा हुआ है और इन 2 प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। इन 2 प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो पूछा ये गया है कि अगर एक पार्टिकल ऑफ मास 1 × 10⁻⁻6 किलोग्राम हो, जिस पे चार्ज 1 × 10⁻⁻6 कूलम हो, उसको इन 2 प्लेट्स के दरमियान में रखने के लिए, मतलब उस 2 प्लेट्स के दरमियान में सस्पेंड करने के लिए, रोकने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ज़रूरी है, ठीक है। इस चार्ज को यहाँ पर सस्पेंड करने के लिए कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। अब याद रखें कि जब एक चार्ज है हमारे पास, फर्ज करें ये जो चार्ज है ये पार्टिकल है, ये क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। अब क्या होगा कि इस पार्टिकल पे एक फोर्स लग रही है अपवर्ड। अपवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एक इस पार्टिकल पे फोर्स लग रही है डाउनवर्ड। डाउनवर्ड कौन सी फोर्स लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो सस्पेंड एक ही सूरत में हो सकता है कि जब अपवर्ड लगने वाली फोर्स और डाउनवर्ड लगने वाली फोर्स बराबर हो जाए। मतलब मैं 2 न्यूटन फोर्स से अपवर्ड खींचूं, 2 न्यूटन फोर्स से डाउनवर्ड खींचूं, तो पार्टिकल कहाँ पर जाएगा, कहीं पर नहीं जाएगा, यहीं पर दरमियान में रुका रहेगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ निकालने के लिए पहली कंडीशन हमारे पास क्या है कि FE जो हमारे पास है शुड बी इक्वल टू FG, ठीक है। जो फोर्स अपवर्ड लग रही है और जो फोर्स डाउनवर्ड लग रही है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो FE हमारे पास क्या होता है, QE, ठीक है। सेकेंड टॉपिक में आप पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर 12 के। और FG हमारे पास कितना होता है, mg हमारे पास ठीक होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट की फोर्स जो हमारे पास होती है। तो E हमने फाइंड करना है, E = mg/q आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू मैस हमारे पास कितना है 1 × 10⁻⁻6 किलोग्राम। चार्ज G की वैल्यू कितनी है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Q की वैल्यू कितनी है 1 × 10⁻6 है, ठीक है। तो E की जो हमारे पास वैल्यू इसको सॉल्व करने से आएगी वो कितनी आएगी 9.8 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ हमें चाहिए इस चार्ज को यहाँ पर दरमियान में सस्पेंड करने के लिए, ठीक है। कितनी 9.8 न्यूटन पर कूलम। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 7 आता है, अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। एक पार्टिकल है हमारे पास, ठीक है, कि जिस पे चार्ज कितना है 20 इलेक्ट्रॉन। ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। 2 प्लेट्स के दरमियान ये क्या करता है हमारे पास नीचे की तरफ फॉल करता है, और इन 2 प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है डेल्टा V = 100 वोल्ट, ठीक है। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, ठीक है। ये हमारे पास कितनी एनर्जी गेन करेगा, ठीक है, यानी कितनी इसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी जब ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। तो फाइंड हमने क्या करनी है, एनर्जी फाइंड करनी है। और एनर्जी हमारे पास कौन सी है, काइनेटिक एनर्जी। फाइंड क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि जब ये ऊपर से नीचे की तरफ फॉल कर रहा है तो जो उस एनर्जी वो एक्वायर्ड करेगा वो काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी ज़्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। चार्ज हमारे पास कितना है, Q = 20 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास कितना है डेल्टा V = 100 वोल्ट।
तो काइनेटिक एनर्जी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में आप फार्मूला पढ़ चुके हैं। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, ठीक है। तो क्यू की जगह पुट करें 20, डेल्टा वी की जगह हम पुट करेंगे 100, तो जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही हमें आंसर निकालने के लिए कहा गया था, क्योंकि चार्ज कितना है 20 इलेक्ट्रॉन, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 100 वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वही आ गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी जो हमने फाइंड करनी थी। अब क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है, कभी आया तो नहीं है ये हमारे पास एग्जाम में, लेकिन हम इसको कर लेते हैं क्योंकि हो सकता है कि आ जाए नेक्स्ट आने वाले ईयर्स में, ठीक है। तो काफ़ी लेंथी है, लेकिन कोशिश करेंगे इसको स्मॉल स्टेप्स में आपको आसानी से इसको समझा दें। इन मिलीकन्स एक्सपेरिमेंट ऑयल ड्रॉपलेट्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द स्पेस बिटवीन 2 फ्लैट हॉरिजॉन्टल प्लेट्स है, ठीक है। कोई भी 2 प्लेट्स हैं, हमने उसमें क्या कर दिया, एक ड्रॉपलेट को सस्पेंड कर दिया, ठीक है। और जो हमारे पास उन प्लेट्स के दरमियान में डिस्टेंस है वो कितना है 5 मिलीमीटर अपार्ट, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारे पास कितना है, d इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ मीटर है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें कहा गया कि द प्लेट वोल्टेज इज एडजस्टेड टू एग्जैक्टली 780 वोल्ट है, ठीक है। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो वोल्टेज है वो कितना है 780 वोल्ट है, ठीक है। सो डैट द ड्रॉपलेट इज हेल्ड स्टेशनरी, यानी कि इतना डिस्टेंस होगा प्लेट्स के दरमियान, इतना वोल्टेज होगा, तो ड्रॉपलेट क्या कर जाएगा, दोनों प्लेट्स के दरमियान सस्पेंड कर जाएगा, ठीक है। द प्लेट वोल्टेज इज एग्जैक्टेड, ये हो गया। द प्लेट वोल्टेज इज स्विच्ड ऑफ एंड द सिलेक्टेड ड्रॉपलेट इज ऑब्जर्व टू फॉल अब ये डिस्टेंस ऑफ 1.50 मिलीमीटर इन 11.2 सेकेंड्स है। कि हमने अब क्या किया कि जो हमारे पास इस 2 प्लेट्स के फर्ज करें, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो इन 2 प्लेट के ऊपर जो हमारे पास चार्ज था, हमने उस चार्ज को क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया और इस ड्रॉपलेट को फ्रीली फॉल करने दिया। तो फ्रीली फॉल करते हुए जितना उसने डिस्टेंस कवर किया वो कितना है जी 1.5, एस से शो कर लेते हैं 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, ठीक है। और कितने टाइम में किया, 11.2 सेकंड में उसने डिस्टेंस कवर किया। गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ द ऑयल ड्रॉपलेट यूज्ड, जो हम ऑयल ड्रॉपलेट यूज़ कर रहे हैं उसकी डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी का सिंबल है ये 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। एंड विस्कोसिटी ऑफ एयर एट लेबोरेटरी टेम्परेचर ऑफ 1.80 इंटू 10⁻⁵, जो हमारे पास ईटा है, ठीक है, विस्कोसिटी ऑफ एयर है जो इन दोनों के दरमियान मौजूद है, वो कितनी है 1.80 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर सेकंड, ठीक है। कैलकुलेट द मैस, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर जी की भी वैल्यू भी लिख लें 9.8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये यूज़ होगी। मैस कैलकुलेट करना है ड्रॉपलेट का, और द चार्ज ऑन द ड्रॉपलेट, और क्यू फाइंड करना है। हमने 2 चीज़ें फाइंड करनी है, मैस और हमने चार्ज फाइंड करना है उस ड्रॉपलेट का। जबकि गिवन डाटा हमारे पास ये है कि ये इतने वोल्टेज और इतना जब डिस्टेंस हो तो वो स्टेशनरी हो जाएगा, हेल्ड हो जाएगा उसमें 2 प्लेट्स के दरमियान में। फिर हमने उसको फ्रीली फॉल कराया 2 प्लेट्स पे वोल्टेज खत्म करके, तो उसने डिस्टेंस कवर किया 1.5 इंटू 10⁻³ सेकंड 3 मीटर। तो टाइम उसको लगा 11.2 सेकंड, और जो डेंसिटी है हमारे पास 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, ठीक है। ऑयल की जो हम ऑयल ड्रॉपलेट यूज़ कर रहे हैं, ईटा हमारे पास 1.80 इंटू 10⁻⁵, जी 9.8। मैस और चार्ज हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो कुछ स्टेप्स आपको बताऊंगा, बस उस स्टेप के जरिए से आपने फाइंड करना है, ठीक है। तो क्यू हमारे पास क्या होता है, हम मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में पढ़ के आ चुके हैं, mg/v, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए g हमें पता है कितना है 9.8, वोल्टेज भी हमें गिवन है, d भी हमें पता है, दोनों प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है, m हमें नहीं पता। तो m हम किस फार्मूले से मालूम करेंगे, m इज इक्वल टू ρv
और रो 4/3, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तो उसका जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी हमें पता है, ठीक है, 900 हमें दी हुई है, 4/3 पाई 3.14, आर हमें नहीं पता, ठीक है। तो आर के लिए जो हम अब फार्मूला लगाएंगे वो क्या होगा, आर इज इक्वल टू 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो जी, ठीक है। ये हम किसके लिए फार्मूला लगाएंगे, रेडियस उसका निकालने के लिए। तो यहां पर देखिए ईटा हमें पता है, रो हमें पता है, जी हमें पता है, वी टी हमें पता है नहीं पता। तो हम अब क्या करेंगे, वेलोसिटी का फार्मूला लगाएंगे। तो वी टी इज इक्वल टू एस बाई टी, ठीक है। मुश्किल लग रहा होगा लेकिन आगे जाके निहायत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसको कर सकते हैं, पहले हम इस तरह से चले हैं, अब हम ऊपर की तरफ चलेंगे तो सारी वैल्यूज निकलती जाएंगी, ठीक है। तो ये 4 फार्मूले बस आपने याद रखने हैं। तो यहाँ पर देखिए s की वैल्यू हमारे पास है, वो कितनी है, 1.5 इंटू 10⁻³ मीटर, t की वैल्यू है 11.2 सेकेंड। तो इससे दोनों वैल्यूज पुट करने से जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना होगा, 0.134 इंटू 10⁻³ सेकेंड, 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। Vt की वैल्यू निकल आई, ठीक है, कितनी आई, 0.134 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इस Vt की वैल्यू को आपने किधर पुट कर देना है, इसमें। तो जब Vt की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो फिर हमारे पास सारी वैल्यूज हैं, ईटा की भी वैल्यू हमारे पास है 1.80 समथिंग, Vt की भी वैल्यू है, रो की भी वैल्यू है 900, G की भी वैल्यू है 9.8। तो हम क्या कर सकते हैं, R निकाल सकते हैं। तो जो R हमारे पास R की वैल्यू आती है वो कितनी है, 1.11 इंटू 10⁻⁻6 मीटर आती है, ठीक है। अब फिर से R की वैल्यू यहाँ पर मतलब नहीं थी मालूम, तो हम क्या करेंगे, अब इस R की वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास रो की भी वैल्यू है 4/3 पाई, R की भी वैल्यू है। तो अब जो मैस की वैल्यू यहाँ पर निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 5.14 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम, ठीक है। अब जब मैस की वैल्यू हमें फाइंड हो गई है तो इस मैस की वैल्यू के मैं इस फार्मूले में पुट करूंगा। तो अब मैस की भी वैल्यू है, जी की भी है, डी की भी है, वी की भी है। तो मैं चार्ज उन्हें ड्रॉपलेट निकाल सकता हूं, ठीक है। तो चार्ज ऑन ड्रॉपलेट कितना निकलेगा, 3.15 इंटू 3.15 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज निकलेगा, ठीक है। तो स्टेप इसके याद रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर पहले Q = mg/d/v का फार्मूला लगाएं, इसमें हमें m नहीं मालूम तो फिर हमने m का फार्मूला लगाया। अब m के फार्मूले में r नहीं मालूम तो फिर हमने r का लगाया, r के फार्मूले में Vt नहीं मालूम तो फिर Vt का लगा लिया, ठीक है। अब हमने कैलकुलेशन शुरू की, अब हमारे पास दोनों वैल्यूज हैं, ठीक है। तो s की वैल्यू लगाई, t की वैल्यू लगाई, तो ये आंसर आया। तो Vt मालूम हो गया, Vt को उठा के इस फार्मूले में रख दिया। तो अब हमें इस फार्मूले की सारी वैल्यूज पता है, तो r निकल आया। अब r की वैल्यू उठा के इस फार्मूले में रख दी, तो अब हमें इसकी सारी वैल्यूज पता है, तो फिर हमारे पास m निकल आ गया। तो जब m की वैल्यू हमने इस फार्मूले में लिखी q के फार्मूले में, चार्ज के फार्मूले में, तो हमें ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई। फिर तो उससे जो आंसर है 3.15 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये दो चीज़ें पूछी गई थी कि मैस और चार्ज ऑफ ड्रॉपलेट क्या होगा। तो ये तरतीब याद रखने के पहले नीचे, फिर नीचे से ऊपर जाना है, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 8। अब जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आता है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, अ प्रोटॉन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 5000 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। एक प्रोटॉन है जो कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, एक प्रोटॉन है जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, यहां पर लिख लेते हैं, E = 5000 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इज डायरेक्टेड टू राइट इज अलाउड टू गो थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम A to B। अगर इस प्लेट को A का नाम दें, इस प्लेट को B का नाम दें, तो हमने इसको अलाउड किया है कि जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी, मतलब कि हमने इसको अलाउड किया है कि
अपने रास्ते पे तुम जा सकते हो, ठीक है। मतलब प्रोटॉन को हमने उठा के इसमें रख दिया और हमने इसको अलाउ किया कि ए से बी तक तुम चले जाओ, क्योंकि प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाएगा और इस तरफ जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ जाते हुए इसने जितना डिस्टेंस कवर किया वो कितना है 10 सेंटीमीटर, तो D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा 0.1 मीटर बन जाएगा, ठीक है। अब फाइंड हमने क्या क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक हमने फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरी जो चीज हमने फाइंड करनी है वर्क डन बाय द फील्ड, W इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फील्ड का क्या मतलब है। देखिए अगर हमने इसको फील्ड की डायरेक्शन में मूव कराना है तो हमें एक्सटर्नल वर्क नहीं करना पड़ेगा, फील्ड खुद इस पे वर्क करेगी और इसको आगे की तरफ ले जाएगी, ठीक है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वर्क डन बाय द फील्ड। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। नेक्स्ट चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है, ठीक है। और लास्ट में हमने क्या फाइंड करना है, इसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, ठीक है। ये चीज़ें हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। अब फाइंड कैसे करेंगे वो चीज़ देखनी है। सबसे पहले इसके फार्मूले लिख लें जो हमने यूज़ करने हैं, ठीक है। तो डेल्टा V का जो फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सारे फार्मूले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक से निकलेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला टॉपिक लाजमी इसको देखना है, मेरे वीडियोस पे अपलोड है, ठीक है, यूट्यूब पे, तो लाजमी इसको चेक करना है अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट समझना है तो डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डी, ठीक है। पोटेंशियल ग्रेडियंट वाले टॉपिक में हमने देखा था डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस ई डी, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V, ठीक है। ये कहाँ से फार्मूला है, तो कि जो फार्मूला था डेल्टा V इज इक्वल टू W बाई क्यू और W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V, वहां से हमारे पास फार्मूला आया है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखिए चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो रही है, मतलब है जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है, ठीक है। तो याद रखना है कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास फिर नेगेटिव W के, नेगेटिव वर्क डन के बराबर होगी। ये भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं जिसमें W इज इक्वल टू डेल्टा U था कि जितना वर्क हम करेंगे उतना उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो यहाँ पर फील्ड वर्क आ रही है तो फिर भी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा और पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगी। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस W हमने लिखा है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी का भी फार्मूला हम पढ़ चुके हैं क्योंकि W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V होता है, तो W की भी यूनिट जॉउल, एनर्जी की भी यूनिट जॉउल होती है, ठीक है। तो वर्क को एनर्जी की फॉर्म में लिख सकते हैं और इसका भी फार्मूला कौन सा होगा, Q डेल्टा V, ठीक है। और जो वेलोसिटी का फार्मूला है, ठीक है, ये हम काइनेटिक एनर्जी से ही निकालेंगे। तो ये फार्मूले याद रखने और बस वैल्यूज पुट करनी है और हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो किस तरह से आंसर आएंगे वो चीज़ देखते हैं, ठीक है। ये फार्मूले बस आपने फिलहाल याद रखने हैं। तो पहले फाइंड करते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस के डेल्टा V किस तरह से आएगा। तो डेल्टा V क्या है हमारे पास, माइनस ई डी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5000 आ जाएगा क्योंकि E की वैल्यू क्या है 5000 न्यूटन पर कूलम, D की वैल्यू कितनी है 0.1। तो इसका जो हमारे पास लास्ट में आंसर आ जाएगा वो कितना आएगा, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस 500 वोल्ट, ठीक है। तो ये होगी हमारे पास एक चीज़ फाइंड माइनस ई डी वाले फार्मूले से। अब दूसरी चीज़ फाइंड कैसे करेंगे, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V। तो फार्मूला पुट करते हैं, W इज इक्वल टू क्यू डेल्टा V। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कि W इज इक्वल टू क्यू की जगह जो हमारे पास प्रोटॉन पे चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है। डेल्टा V की जगह हम पुट करेंगे 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, 500 वोल्ट हम पुट करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है। यहाँ पर पोटेंशियल सबसे ज़्यादा, यहाँ पर फिर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, तो क्या है डिक्रीजिंग पोटेंशियल में है, ठीक है। तो हम अभी उसको डायरेक्शन को शो नहीं कर रहे, हम जस्ट उसका मैग्नीट्यूड लेंगे जो 500 वोल्ट है, ठीक है। जो इस इन प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल है वो कितना है 500 वोल्ट है। तो जस्ट हम फिर 500 सिर्फ लिखेंगे, साथ में नेगेटिव का साइन शो नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड सिर्फ हम इसका ले रहे हैं। तो W इज इक्वल टू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 को मैं सिंपल ई लिख देता हूँ, ठीक है, ई पॉजिटिव, प्रोटॉन पे चार्ज है ना, तो सिंपल मैं ई लिख देता हूँ इस पे, क्योंकि 1 प्रोटॉन है तो 1 ई लिख दूंगा इस टर्म को, और इनटू 500 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो W इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास किसकी आ गई वैल्यू, W की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इज इक्वल टू -W। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये W की वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी, तो ये क्या आ जाएगी, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। यहाँ पर जो चार्ज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा थी, यहाँ पर कम, यहाँ पर कम, यहाँ पर सबसे कम, ठीक है। तो नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो 3 वैल्यूज फाइंड होगी। अब चौथी वैल्यू फाइंड करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, Q इंटू डेल्टा V है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q डेल्टा V, ठीक है। तो यहां पर भी वही सिस्टम होगा कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू Q की जगह हम क्या रखेंगे, E रख देंगे, ठीक है, क्योंकि चार्ज है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो सिंपल हम उसकी E रख देंगे, ठीक है। तो डेल्टा V की जगह हम क्या रखेंगे, 500 वोल्ट रखेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड उसका लिए। तो ये कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, ठीक है। अब ये देखें कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है वो प्लस में आई है, +500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। देखिए, जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव को, पॉजिटिव चार्ज को हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ भेजेंगे तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो इस वजह से जो हमारे पास 500 है वो प्लस में आया है और पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास माइनस में आई है, ठीक है। और 500 वोल्ट क्या है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज हमने, और 500 वोल्ट क्या है, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है। अब नेक्स्ट चीज जो हमने फाइंड करनी है वो कौन सी है, वेलोसिटी हमने फाइंड करनी है। लास्ट चीज कौन सी रह गई, वेलोसिटी रह गई है। तो वेलोसिटी हम कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ½ mv², ठीक है। तो हम इस फार्मूले से इसको फाइंड करेंगे। तो v² इज इक्वल टू 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, यहां से जब इसको स्केयर को खत्म करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्केयर रूट आ जाएगा। तो अब इसमें इसकी वैल्यू पुट करते हैं, v इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी, तो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी कितनी आई है हमारे पास, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय मैस कितना है, मैस ऑफ प्रोटॉन यहां पर हम पुट करेंगे, ठीक है, मैस ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि हम प्रोटॉन यूज कर रहे हैं। तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो वेलोसिटी की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो कितनी आएगी, 3.097 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, वेलोसिटी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो यही हमने वैल्यूज फाइंड करनी थी। पहले हमने चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड किया डेल्टा V के इन दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल कितना है, वो हमने कहा कि 500 वोल्ट है, ठीक है। फिर हमने कहा कि W कितना है, Q डेल्टा V। तो Q डेल्टा V हमारे पास कितना आया, 500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के वर्क कितना, फील्ड उस पर वर्क कितना कर रही है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, -W, -500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मतलब वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास +500 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, मतलब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। वेलोसिटी हमारे पास कितनी आई, 3.097 इंटू 10⁵ मीटर पर सेकंड, यानी इतनी वेलोसिटी के साथ प्रोटॉन क्या करेगा, पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जाएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 9। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास आता है वो कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 10। यूजिंग 0 रेफरेंस पॉइंट एट इन्फिनिटी डिटरमाइन द अमाउंट बाय विच अ पॉइंट चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम alters the electric potential at a point 1.2 meter away when charge is positive and when charge is negative।
यानी कि अगर हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है वो 1.2 मीटर अवे अगर मूव करता है तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, कब, जब अगर वो पॉइंट चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल कितना होगा, अगर वो पॉइंट चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, तो पॉइंट चार्ज हमारे पास कितना है, Q इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। ठीक है, और डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल कर रहा है, R 1.2 मीटर है। ठीक है, फाइंड क्या करना है, हमने पोटेंशियल फाइंड करना है, कब, जब पॉजिटिव चार्ज के लिए। ठीक है, जब चार्ज पॉजिटिव है, और फिर पोटेंशियल फाइंड करना है जब चार्ज नेगेटिव है और वो 1.2 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है तो उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो फार्मूला हमारे पास क्या आता है, V पॉजिटिव इज इक्वल टू KQ/R। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला ये हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज में। तो V पॉजिटिव हमारे पास 9 इंटू 10⁻⁹ K की वैल्यू पुट की है, और हमारे पास चार्ज की वैल्यू कितनी है, 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम। तो 4 इंटू 10⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाय R कितना है, 1.2। तो V पॉजिटिव जो हमारे पास निकलेगा वो कितना, इसका आंसर आएगा -3 इंटू 10⁻² वोल्ट, 3 इंटू 10⁻² वोल्ट। ठीक है, यानी इतना उसका क्या होगा, पोटेंशियल होगा जब वो 1.2 मीटर अवे मूव करेगा। अब V नेगेटिव के लिए क्या होगा, KQ/R का स्क्वायर, वही फार्मूला यूज किया, R का स्क्वायर नहीं होगा, R होगा। ठीक है, इज इक्वल टू K की वैल्यू कितनी है, 9 इंटू 10⁻⁹ और Q की वैल्यू कितनी आएगी। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज ले रहे हैं लिहाजा हम यहाँ पे लिखेंगे -4 इंटू 10⁻⁸ कूलम आ जाएगी। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, 1.2 मीटर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, 1.2। आंसर इसका कितना आएगा कि V नेगेटिव इज इक्वल टू -3.0 इंटू 10⁻² वोल्ट, 10⁻² वोल्ट। ठीक है, तो V पॉजिटिव के लिए हमारे पास आंसर प्लस में आएगा, और V नेगेटिव के लिए, नेगेटिव चार्ज के पोटेंशियल के लिए हमारे पास आंसर माइनस में आएगा। ठीक है, जबकि मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 10। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल आता है वो कौन सा है, 12.11। ठीक है, 12.11 में कहते हैं, इन बोहर्स एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम द इलेक्ट्रॉन इज इन एन ऑर्बिट अराउंड द न्यूक्लियर प्रोटॉन एट अ डिस्टेंस ऑफ 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या है, कोई न्यूक्लियस है जिसमें हमें पता है प्रोटॉन होते हैं, और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, और ये जो डिस्टेंस है इन दोनों के दरमियान वो कितना है, R। ठीक है, तो जो उसने वैल्यूज़ दी हुई हैं वो लिखते हैं। देखिए हमारे पास जो R उसने डिस्टेंस दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस का, वो कितना है, R इज इक्वल टू 5.29 इंटू 10⁻⁻11 मीटर इंटू 10⁻⁻11 मीटर। ठीक है, विद अ स्पीड ऑफ 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है उस ऑर्बिट के अंदर वो कितनी है, V इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, E इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जो चार्ज है हमारे पास वो कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, जो इस इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और इसका मैस कितना है, M इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, फाइंड क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेट ऑफ प्रोटॉन एक्सर्ट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ, एक्सर्ट एट दिस डिस्टेंस। ठीक है, पोटेंशियल फाइंड करना है Vn। ठीक है, टोटल एनर्जी ऑफ द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी हमने फाइंड करनी है ET। द आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर द एटम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E और साथ में ION लिख लें कि E आयोनाइजेशन एनर्जी भी हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो तीन चीज़ें फाइंड करनी है, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी, और दूसरी चीज़ है द आयोनाइजेशन एनर्जी हमने फाइंड करनी है। ठीक है,
तो वो कैसे फाइंड करेंगे वो चीज़ देखते हैं। देखिए हमारे पास जो पोटेंशियल का फार्मूला होता है वो क्या होता है, वी एन इज इक्वल टू के क्यू बाय आर एन। ठीक है, वी एन और आर एन इसलिए हम लिख रहे हैं कि हमें नहीं पता कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किस ऑर्बिट में है, पहले में है, दूसरे में, तीसरे में, या हमें नहीं पता क्योंकि उसने अभी हमें बताया नहीं है। बस उसने डिस्टेंस दे दिया है कि इतने डिस्टेंस से है, जो प्रोटॉन न्यूक्लियस से इतने डिस्टेंस पे है, 5.29 × 10⁻⁻11 मीटर। तो पोटेंशियल निकालने के लिए के की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9 और क्यू की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 आ जाएगी। ठीक है, और जो आर की वैल्यू है वो कितनी आएगी, 5.29 × 10⁻11। ठीक है, तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा वो कितना आएगा, 27.2 वोल्ट। ठीक है, कि अगर 5.29 × 10⁻11 डिस्टेंस से अगर वो मूव कर रहा है तो उसका जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, 27.2 वोल्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज हम फाइंड करते हैं कि एनर्जी उसके पास कितनी होगी। तो एनर्जी के लिए जो फार्मूला होता है E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv² प्लस, देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास अगर हम उस पर एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का पिछले जो हमने अभी टॉपिक में पढ़ा था -W, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी आएगी, -QV आएगी। ठीक है, क्योंकि हम एक्सटर्नल वर्क नहीं कर रहे। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नेगेटिव ऑफ वर्क के बराबर होती है, यानी -QV के बराबर होती है। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की जगह मैं क्या लिखूंगा, -QV। ठीक है, अब कुछ भी नहीं करना, अब जस्ट इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, अब यहां पर देखिए इसकी अगर इधर ही वैल्यूज पुट करें तो 1/2 मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻⁻31। ठीक है, वेलोसिटी कितनी है, 2.18 × 10⁻6, तो 2.18 × 10⁻6। ठीक है, इसका होल स्क्वायर होगा क्योंकि हाफ mv² है। ठीक है, प्लस यहां पर क्या है, सॉरी यहां पर माइनस आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो -1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, और v की वैल्यू कितनी आएगी, 27.2। ठीक है, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ क्या किया, m की जगह 9.1 × 10⁻31 पुट कर दिया, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, v की जगह वेलोसिटी उसकी पुट कर दी, माइनस q की जगह उसका चार्ज मतलब 1.6 × 10⁻19। v हमारे पास वोल्ट होता है, वोल्टेज होता है, तो वो कितना हो गया, 27.2। ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो हम देखते हैं कि इसका आंसर हमारे पास क्या आता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम टर्म सॉल्व करेंगे वो कौन सी टर्म होगी, ये वाली। ठीक है, इसको हम क्या कर लेते हैं, सेपरेटली सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करने से जो हमारे पास आंसर आता है वो कितना आता है, 2.17 × 10⁻18। 2.17 × 10⁻18 इंटू, ठीक है, इस पूरी को सॉल्व करने से क्या आंसर आएगा, 2.17 × 10⁻18 माइनस हम क्या लिखेंगे, 1.6 × 10⁻19। इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 1.6 × 10⁻19 और यहाँ पर 27.2 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसको हमने अलग से सॉल्व किया, पहले इसकी वैल्यू लिखी -1.6 × 10⁻19 और 27.2 उसी तरह हमने लिख दिया। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि उसने हमें कहा है कि आप आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आए, जबकि ये वाला जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो किस में है, जाउल में है। ठीक है, और ये भी आंसर किस में आ रहा है, जाउल में है। ठीक है, तो उसने क्या कहा है कि इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेके आए। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए याद रखिए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वो इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻19 जाउल के, और 1 जाउल हमारे पास इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाय 1.6 × 10⁻19 के। ठीक है, तो ये वाली जो वैल्यू है
ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज़ ऑफ -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो ये 1 जॉल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है, ये 1 जॉल की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देनी है और यहाँ पर पुट कर देनी है। तो ये जितनी भी हमारे पास वैल्यू आ रही है ये सारी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि हमसे आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा गया है, जॉल में नहीं पूछा गया, ठीक है। तो किस तरह से कन्वर्ट करेंगे ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास किस तरह से हो जाएगी 2.17, थोड़ा सा ऊपर इसको लिख लेते हैं, 2.17 इंटू 10 टू रेज़ पावर -18 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा, माइनस है 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर -19 और यहाँ पर 27.2 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर -19, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमने क्या करना है कि जॉल से इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो इसका जो हमारे पास आंसर आता है वो कितना आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा आंसर आता है वो कितना आता है 1.6, इससे काटने जाएगा तो 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो एनर्जी टोटल आएगी वो कितनी आएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी, ठीक है। तो यही हमने क्या करनी थी, फाइंड करनी थी, ठीक है। देखिए कुछ भी नहीं किया, हमने क्या किया, सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी कर दी टोटल एनर्जी फाइंड करने के लिए। हमने कहा काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है वो हाफ mv² है और जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू -qv है उसकी जगह वैल्यू पुट कर दी, m की जगह उसकी, v की जगह उसकी, उसके बाद माइनस आ गया, q की जगह 1.6 इंटू 10 टू -19, v की जगह 27.2, ठीक है। इस वैल्यू को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2.17 इंटू 10 टू -18 जॉल आया, नेगेटिव का साइन उसी तरह, और ये जो 1.6 इंटू 10 टू -19 इंटू 27.2 है वो हमने यहाँ पर लिखी, ठीक है। ये पूरी वैल्यू एक ही है। अब हमने कहा कि जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, इसको डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 टू -19 कर दिया, इसको भी अलग से डिवाइड कर दिया 1.6 इंटू 10 टू -19, तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगी, जॉल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट चीज़ है कि इसको जब सॉल्व किया तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, 1.6 इस ऊपर वाली वैल्यू से कट की, ठीक है, ये वैल्यू तो आंसर आएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर जो टोटल एनर्जी हमारे पास आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई है, ठीक है। तो दो चीज़ें फाइंड हो गई हैं, VB और ETB। अब हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनर्जी हम किस तरह से फाइंड करेंगे, ठीक है। इसी को थोड़ा सा रेज कर देते हैं। देखिए आयोनाइजेशन एनर्जी का फार्मूला जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, E आयोनाइजेशन एनर्जी, कि अगर हम उसको इन्फिनिटी से उठाकर उस ऑर्बिट में लेकर आए जहाँ हमने उसकी एनर्जी फाइंड करनी है, तो हमारे पास फार्मूला बनेगा E इन्फिनिटी माइनस EN, ठीक है। तो यहाँ पे E इन्फिनिटी पे 0 हमारे पास एनर्जी है, तो माइनस यहाँ पर जो एनर्जी अभी हमने फाइंड किया वो कितनी आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो E आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो कितनी होगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो तीन चीज़ें हमने फाइंड कर ली, पोटेंशियल, टोटल एनर्जी और आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 11। अब जो न्यूमेरिकल नंबर 12 हमारे पास आता है, निहायत आसान न्यूमेरिकल है कि टोटल इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश अटैचमेंट फॉर अ कैमरा कंटेन्स अ कैपेसिटर फॉर स्टोरिंग द एनर्जी यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। In one such unit, the potential difference between the plates of a capacitor is 750 microfarad, यानी कि कैपेसिटेंस कितनी है 750 माइक्रोफैरड, ठीक है। और वोल्टेज कितना है 330 वोल्ट, ठीक है। कैपेसिटर इज 330 वोल्ट। डिटरमाइन द एनर्जी डेट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस द फ्लैश। देखिए हमारे पास एक कैमरा है कि जिसमें फ्लैश को ऑन करने के लिए हमें कैपेसिटर लाजमी चाहिए होता है, ठीक है। मैंने पहले कहा था कि कैमरा में फ्लैश को ऑन करने के लिए कैपेसिटर यूज़ करते हैं। उस जो कैपेसिटर जो यूज़ हो रहा है वो उसकी जो हमारे पास कैपेसिटेंस है वो 750 माइक्रोफैरड है, और जो उसकी प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल है वो कितना है 330 वोल्ट है। और हमें कहा क्या गया है कि आप उस कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करें।
तो हमें पता है कैपेसिटर की एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, हाफ CV², ठीक है, हम पढ़ चुके हैं ये कैपेसिटर वाले टॉपिक में। तो जब C की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/2 C की वैल्यू कितनी आएगी 750 इंटू 10⁻⁻6 है, माइक्रो फैरेड है ना, तो ये क्या हो जाएगा 750 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड हो जाएगा, ठीक है। और V की वैल्यू 330 का स्क्वायर, 330 का होल स्क्वायर V की वैल्यू पुट की, और एनर्जी जो हमारे पास यहाँ पर आएगी वो कितनी आएगी 40.8 जूल आएगी, 40.8 जूल एनर्जी हमारे पास आ रही, 40.8 जूल, ठीक है। तो ये था हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 12। अब लास्ट न्यूमेरिकल हमारे पास इसका आता है जो कैपेसिटर से रिलेटेड ही है। अ कैपेसिटर हैज अ कैपेसिटेंस ऑफ 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड। एक कैपेसिटर है, ये हमारे पास कौन सा न्यूमेरिकल नंबर है 13 है। एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी है 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड है, ठीक है। In the charging process, electrons are removed from one plate and placed on the other plate when the potential difference between the plate is 450 volt. ठीक है, how many electrons would have been transferred? ठीक है, E की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और हमने फाइंड क्या करना है N हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब गौर से सुने कि देखिए हमारे पास जो मेटल प्लेट्स होती हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं। जब हम उसके साथ बैटरी अटैच करेंगे, ठीक है, 450 वोल्ट की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे एक मेटल प्लेट से दूसरी मेटल प्लेट पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो वो कह रहा है कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास 2.5 इंटू 10⁻⁻8 फैरेड है। तो बताएं कि जब 450 वोल्ट की बैटरी या उसको 450 का जब हम वोल्टेज देंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे ट्रांसफर होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है वो Q = CV होता है, ठीक है। जबकि चार्ज हमारे पास क्या होता है Ne, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन इंटू N के कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स उस पर मूव होंगे = CV। और यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं कि N = CV/E आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला यूज होगा, N = C कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। और C कितना V कितना है हमारे पास 450 वोल्ट, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जो हमारे पास N की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7.5 इंटू 10⁻13, 7.5 इंटू 10⁻13, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आएगी कि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे ट्रांसफर होंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है, ठीक है। तो अगर किसी भी चीज़ की समझ ना आई हो न्यूमेरिकल से रिलेटेड या पूरे चैप्टर्स की जो वीडियोस हैं उनसे रिलेटेड, तो आप कमेंट बार में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है उसकी होती है हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। जो पहला चैप्टर है उसकी हैप्पी एंडिंग होती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।